आयनिक बॉन्ड हमारा आज का लेक्चर होगा। इससे पहले कि आज का लेक्चर स्टार्ट करें, यानी कि आयनिक बॉन्ड के बारे में हम कुछ भी पढ़ें, पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि क्या कोई ऐसा है जिसको लास्ट लेक्चर में कोई भी टॉपिक ऐसा था जो समझ में ना आया हो? नहीं, सब क्लियर है। तो लास्ट लेक्चर हमने डिस्कस किया था बॉन्ड के बारे में। बॉन्ड दो एटम के बीच के अट्रैक्शन फोर्सेस को कहते हैं जो उन एटम को किसी मॉलिक्यूल के अंदर होल्ड करके रखते हैं। अब बॉन्ड बनाने के लिए हम लोगों ने कुछ तरीके देखे थे कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है तो दो तरीके से होती है, एक म्यूचुअल शेयरिंग और एक नॉर्मल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग जिसमें दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, और सिंपल शेयरिंग में मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक ही एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन रख करके दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाता है। जब एक ही एटम अपना दोनों इलेक्ट्रॉन रख के दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाता है उसे हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जबकि एक एक इलेक्ट्रॉन अपने एक एक एटम अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को रखकर जब बॉन्ड बनाते हैं तो उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड बोलते थे। उसमें शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हुए थे, नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हुए थे। जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग थे उसे हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते थे या बॉन्ड पेयर बोलते थे। जो नॉन शेयरिंग में थे यानी उन्हें हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते थे या लोन पेयर बोलते थे। बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के इलेक्ट्रॉनों को कैलकुलेट करके हम लोगों ने एक फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट किया था। उस फॉर्मल चार्ज के बाद हम लोगों ने देखा था कि कुछ ऐसे भी एटम हैं जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान तो उनके ऊपर कोई चार्ज दिखाई नहीं देता, बट जाने अनजाने में अगर हम फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करें तो हमें पता चलता है कि किसी एटम के ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होता है। उस चार्ज को हमने ऐसे देखा था, अगर किसी भी एटम की अपनी एक कैपेसिटी होती है, मान लो दो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, तो वो दो भी बना सकता है, एक भी बना सकता है और तीन भी बना सकता है। लेकिन अगर उसकी कैपेसिटी दो बॉन्ड बनाने की है तो जब वो दो बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आता, लेकिन दो बॉन्ड से कम बॉन्ड बनाता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आता था, और दो बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाता था तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता था। उसी चार्ज को आप लोग फॉर्मल चार्ज के नाम से जानते थे। ऑक्सीजन के बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी 2 है, और किसी भी मॉलिक्यूल में अगर ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है तो उस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर किसी मॉलिक्यूल में उस ऑक्सीजन ने सिंगल बॉन्ड बनाया है तो उस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और अगर उसने डबल बॉन्ड बनाया है तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा। यही चार्ज फॉर्मल चार्ज के नाम से जाना जाता था। लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ऑक्टेट रूल्स को थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था, और उससे हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर को बनाने की कोशिश की थी। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ कमियां पाई गई। कभी कभी ऑक्टेट एक्सपेंड कर जाता था और कभी कभी ऑक्टेट कंप्रेस कर जाता था, यानी कि इनकम्प्लीट रह जाता था। जब ऑक्टेट एक्सपेंड करता था उस एक्सपेंडेड ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, प्रॉपर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक नया बॉन्ड बनाया था जिसका नाम था डेटिव बॉन्ड। उस डेटिव बॉन्ड में सिंगल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को सेमी डेटिव बॉन्ड और डबल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड के नाम से जाना जाता था। लेकिन सोचो, जो मॉलिक्यूल ऐसे होते थे जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती थी, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता था, उस मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने दो और तरीके आपको बताए थे। एक था बैक बॉन्डिंग और एक था डायमराइजेशन। जैसे BF3 में बैक बॉन्डिंग होता है, फ्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बोरॉन को दे करके उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। और जैसे AlCl3 में हम लोगों ने डायमराइजेशन पढ़ा था कि एल्यूमिनियम का जो एक पहले एल्यूमिनियम का जो क्लोरीन है वो दूसरे वाले मॉलिक्यूल के एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफ़र करता है, और उसके बदले में दूसरे मॉलिक्यूल के क्लोरीन से वो खुद इलेक्ट्रॉन को लेता है और इससे डायमर बन जाता है, और इस प्रोसेस को डायमराइजेशन बोलते हैं, और मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। स्टेबिलिटी अगर नहीं मिली तो किसी मॉलिक्यूल की, तो वो है ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते थे जैसे NO या NO2, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में अभी हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी एनर्जी से रिलेट करेगी, और एनर्जी से रिलेशन हम नेक्स्ट अपने टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी तक ये दो बॉन्ड हम लोगों ने पढ़ लिया है। तीसरे बॉन्ड की तरफ मूव करते हैं, और ये बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से। एक इलेक्ट्रॉन, एक एटम जिसके पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, यानी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, वो अपने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर सकता है, और दूसरा एटम जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है।
और हम लोगों को अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी कभी एटम से बाहर निकलता, मान लो ये ए है और उसके अंदर से मैं एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालूंगा, तो उस एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलते ही उस ए के ऊपर एक चार्ज आएगा जिसे पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और इससे एक कैटायन बन जाएगा। अब मान लो एक एटम है बी, एक एटम है बी, और बी ने अगर उसी एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया है, गेन कर लिया है, तो उससे बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आने की वजह से इस पॉजिटिव नेगेटिव में अट्रैक्शन हो सकता है, और इस अट्रैक्शन की वजह से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास आते हैं। ए प्लस और बी माइनस इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे के पास आते हैं और बनते हैं ए बी। ये जो ए बी बना है, ये ए बी किस अट्रैक्शन फोर्स से आया है? चार्जेस के, यानी कि इस चार्जेस के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और इस वजह से इस बॉन्ड को एक और नाम दिया गया है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जिस बॉन्ड को आप आयनिक बॉन्ड बोल रहे हो वो इसलिए क्योंकि दो आयन्स की वजह से बना है, इसलिए इसको आयनिक बॉन्ड बन रहे हैं। और इसके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, मान लो ये ए प्लस है और ये बी माइनस है, तो माइनस और प्लस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स काम करता है उस अट्रैक्शन फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से बेटा इसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोल सकते हो या आयनिक बॉन्ड बोल सकते हो, मर्जी आपकी है। अब सवाल है कि क्या आयनिक बॉन्ड में एक ही आयन है, क्या एक ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेगा? ऐसा ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कि कितने, कौन सा ऐसा एटम है और उसके पास कितने एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन के डोनेशन की वजह से अट्रैक्शन फोर्सेस काम करते हैं। जितने ज़्यादा चार्ज होंगे उतने ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतना स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड तैयार होगा। आइए एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं बेटा। चलिए मैं सबसे पहले सोडियम ले लेता हूँ। सोडियम, अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी बस ध्यान से देखता रहेगा, ठीक है। मैं मान लो सोडियम ले लिया। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, कितना होता है? 11। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। ये 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब आपको लग रहा है कि सर इसका 2 और 8 तो सही है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो करेगा और वो स्टेबल हो जाएगा। ऐसा लगता है ना? क्यों? क्योंकि उसने देखा सोडियम से पहले कौन था? नियॉन। नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8, और वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। उसी के बगल में है सोडियम। सोडियम को लग रहा है मेरे बगल वाला इतना ज़्यादा स्टेबल क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो ऐसा सोडियम को लगा कि अगर मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता हूँ, दान दे देता हूँ, तो शायद मैं भी स्टेबल हो जाऊँगा। ऐसा होता है ना? स्टेबिलिटी किसी को देखकर ही हम एज्यूम करते हैं कि भई ये सामने वाला बंदा स्टेबल है, वो अच्छा है, देखने में उसके पास ये है इसलिए वो अच्छा है। मेरे पास भी हो जाता तो मैं ज़्यादा स्टेबल होता। मान लो किसी के पास कार है, तो मुझे लगता है कि काश मेरे पास भी कार होता, तो मैं वैसे खुश रहता जैसे वो खुश है। मैंने लोन लेके कार खरीद ली, तो क्या मैं खुश हो गया? अभी कार तो है मेरे पास, लेकिन उस कार के चक्कर में मैंने अपने ऊपर क्या ले लिया? कर्ज ले लिया। और उस कर्ज के चक्कर में क्या मैं अभी भी स्टेबल हूँ या अनस्टेबल ही हूँ? अनस्टेबल ही हूँ। स्टेबिलिटी किसी के जैसे बनने में नहीं है, आप जैसे हो वहीं पे स्टेबल हो सकते हो। ये बात इसको पता नहीं है। सोडियम को काश ये बात पता होती। सोडियम ने क्या किया? उसे लगा कि अगर मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि नियॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। और जैसे उसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, बताओ उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? अब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या वो स्टेबल है? भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो कहता है कि वो स्टेबल है, लेकिन क्या चार्ज कहता है कि वो स्टेबल है? नहीं। चार्ज कहता है पहले स्टेबल था क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था। क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू चार्ज्ड मॉलिक्यूल, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर कौन सा चार्ज है, बस चार्ज है तो आप अनस्टेबल हो। इस
सोडियम को अगर चार्ज के हिसाब से कंपेयर करें कि सोडियम न्यूट्रल में ज़्यादा स्टेबल था एज कंपेयर टू चार्ज, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से देखें तो सोडियम का Na+ ज़्यादा स्टेबल फील हो रहा है Na के कंपेयर में। अब कन्फ्यूजन है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी किसी एक चीज़ को देख करके नहीं बताई जा सकती। हर एक चीज़ की स्टेबिलिटी जानने के लिए उसकी सारे प्लस माइनस को एक साथ कंपेयर करना पड़ता है। हमने इन दोनों चीज़ों को जब एक साथ मैं कंपेयर नहीं करूँगा तब तक मैं स्टेबिलिटी नहीं बता सकता। अब आओ देखते हैं क्लोरीन की तरफ चलते हैं। क्लोरीन जिसके एटॉमिक नंबर कितना था 17 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था 287। क्लोरीन को क्या लग रहा था कि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, अगर कहीं से उसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता तो वो स्टेबल हो जाता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन किससे कंपेयर कर रहा अपने आप को? आर्गन से। तो उसने क्या किया, सोडियम के द्वारा निकाले गए इस इलेक्ट्रॉन को उसने ले लिया, और जब उसने सोडियम के द्वारा निकाले गए इस इलेक्ट्रॉन को लिया तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अभी उसकी ऑक्टेट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। बताओ क्या क्लोरीन स्टेबल हो गया? नहीं। तो उसने इतना मेहनत क्यों किया? इस उम्मीद में ना कि वो स्टेबल हो जाएगा, बट हुआ तो नहीं। Na+ ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, Cl- ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, लेकिन वो अभी भी स्टेबल नहीं है। अगर ये सोडियम प्लस और Cl- ये दोनों अब एक दूसरे से ऐसा कुछ करने की कोशिश करेंगे कि हमारा चार्ज भी ख़त्म हो जाए और ऑक्टेट भी बना रहे, तभी तो चार्ज ख़त्म हो और ऑक्टेट बना रहे, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। हाँ या ना? तो वो दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं और वहाँ पे एक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, और जैसे ये दोनों एक दूसरे से मिले NaCl बन गए। अभी उसके ऊपर चार्ज भी नहीं है और उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है। जब अकेले थे तो अनस्टेबल थे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो। चाहे वो सोडियम अकेले था सोडियम के फॉर्म में तो भी अनस्टेबल था, और अकेले आयन के फॉर्म में था तब भी अनस्टेबल था। Cl अकेले Cl के फॉर्म में था तब भी अनस्टेबल था, Cl- के फॉर्म में था तब भी अनस्टेबल था। लेकिन जैसे Cl- और Na+ एक दूसरे के पास आ गए, दोनों स्टेबल हो गए। एकता में ताकत है। तो जैसे ये दोनों स्टेबल हुए और उससे एक नया कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी था, और इसका नाम पड़ा आयनिक कंपाउंड। इसी आयनिक कंपाउंड को आप लोग सॉल्ट के नाम से जानते हो, कॉमन सॉल्ट या जो भी सॉल्ट है, मतलब सॉल्ट के नाम से जानते हो, ठीक। खाना खाने में डेली यूज करते हो आप इसको। इस सॉल्ट में यूज होने वाली कुछ बातें, सबसे पहले इस सॉल्ट के आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उस अट्रैक्शन फोर्स को आप क्या नाम दे रहे हो? बताओ बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। हालांकि जब आप क्लास 12th में जाओगे तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स कुछ ज़्यादा डिटेल में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल के लिए मैं इतना ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना कह जरूर देता हूं कि यही इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेज। अब चार्जेज यहाँ पे मान लो मैंने Q1 का चार्ज रखा है और यहाँ पे मैंने Q2 का चार्ज रखा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और दूसरी बात, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, यानी कि Na+ और Cl- के बीच में जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर लूँ एक साथ तो आप कहेंगे F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R²। प्रोपोर्शनल का साइन अगर मैं हटा देता हूँ तो एक कांस्टेंट K आएगा और K होगा Q1 Q2 बाई R²। अब जल्दी से मुझे बता दो कि अगर मैं इस अट्रैक्शन फोर्स की बात कर रहा हूं तो मैं इस बात का जरूर जिक्र करूंगा कि इस वाले एटम के ऊपर कितना चार्ज है। अगर यहाँ पे +1 का चार्ज है, यहाँ पे -1 का चार्ज है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो, अगर यहाँ पे +2 का और यहाँ पे -2 का चार्ज होता तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता वो दोनों में से कौन ज़्यादा होते? +1 -1 वाला या +2 -2 वाला? +2 वाला अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता, क्योंकि
K1 K2 की वैल्यू ज़्यादा होने पे अट्रैक्शन फोर्सेस भी बढ़ जाते और बहुत ही आराम से वो आयनिक बॉन्ड बन पाता। एक और बात लगे हाथ में यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ बेटा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि जब दो आयन एक दूसरे के, देखो जब भी कभी दो लोग एक दूसरे के पास आते हैं, दो पार्टिकल, इंसानों की बात नहीं करो, जब भी दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो वह एक्साइटेड होते हैं और उस एक्साइटेशन में एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। इस बात को हमेशा याद रखना, दो पार्टिकल जब एक दूसरे के पास आएंगे तो पास आने का सिर्फ एक ही रीज़न है और वो है अट्रैक्शन फोर्स। क्या किसी के बीच में लड़ाई होगी और वो दोनों एक दूसरे के पास आएंगे? कभी नहीं। पास आने का एक ही रीज़न होता है, प्यार। मैं नफरत करता हूँ तुमसे और तुम्हारे पास आ रहा हूँ। क्या कभी ऐसा पॉसिबल? नहीं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हारे पास आ रहा हूँ, सिंपल। और प्यार में अक्सर एनर्जी रिलीज होती है। अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से जब दो पार्टिकल एक दूसरे के पास आते हैं तो एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। और इस केसेस में अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो Na+ और Cl- एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स की वजह से तो एक दूसरे को खींच रहे हैं ना। Na+ का जो अट्रैक्शन फोर्स Cl के ऊपर लग रहा होगा, Cl का वही अट्रैक्शन फोर्स Na+ के ऊपर भी लग रहा होगा। और इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जब वो एक दूसरे के पास आए थे और एक दूसरे से मिल गए थे और NaCl बन गया था, उस टाइम जिस बात पे हमने ध्यान नहीं दिया वो क्या था? एनर्जी। क्या उस टाइम पे कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी? तो जो एनर्जी उस टाइम पे बेटा रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम लैटिस एंथैल्पी के नाम से जानते हैं। किस एंथैल्पी के? लैटिस एंथैल्पी। तो एक बार फिर से बताइए मुझे कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? एनर्जी रिलीज्ड व्हेन आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जब भी कभी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस टाइम पे जितना एनर्जी रिलीज होता है उस एनर्जी को हम लैटिस एंथैल्पी का नाम देते हैं। फटाफट मुझे बता दीजिए एक और बात, अगर मैं चाहता हूँ कि इस आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, मैं चाहता हूँ कि कोई भी आयनिक बॉन्ड जल्दी से जल्दी बने, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे एक ऐसा कैटायन चाहिए जो जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल करके पॉजिटिव चार्ज में कन्वर्ट हो जाए, हाँ या ना? और मुझे एक ऐसा एनायन चाहिए जो किसी इलेक्ट्रॉन को जल्दी से एक्सेप्ट करके अपने आप को नेगेटिव चार्ज में कन्वर्ट कर ले। तो अगर मैं आयनिक बॉन्ड को बनाने की कोशिश करना चाहता हूं तो जल्दी से मुझे बताइए कैटायन का आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होना चाहिए या ज़्यादा? कम होना चाहिए, तभी तो आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, हाँ या ना? और फिर से मुझे बताइए, अगर मैं आयनिक बॉन्ड को जल्दी से जल्दी बनाना चाहता हूं तो ये एनायन जो है उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होना चाहिए या कम? ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर आप आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन चाहते हो तो कैटायन के आयनाइजेशन एंथैल्पी कम और एनायन के आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब मैं कैटायन के बारे में कुछ बातें और एनायन के बारे में कुछ बातें यहीं पे लिख देना चाहता हूँ। जरा तुम मुझे बताइए, कैटायन की आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए बेटा? आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी मैक्सिमम या मिनिमम? मिनिमम। ठीक है। दूसरी बात, अब आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम कब होगी? जब कैटायन का साइज बड़ा होगा या छोटा? अगर कैटायन का साइज बड़ा है तब इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर से निकल सकता है या छोटा है तब निकल सकता है? जब कैटायन का साइज बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत ही आराम से निकल सकता है और इसी वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैटायन का जो साइज है वो लार्जर होना चाहिए या स्मॉलर होना चाहिए? साइज ऑफ कैटायन शुड बी लार्जर। कैटायन का साइज लार्जर होना चाहिए और आयनाइजेशन एंथैल्पी मिनिमम होना चाहिए, यानी कि कम से कम होना चाहिए। अब आप मुझे एनायन के बारे में बता दो। एनायन के बारे में बता दो, बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा हो उतना बेटर है। और साइज बता दो क्या होना चाहिए बेटा? स्मॉलर होना चाहिए। इस तरीके से आप आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर सकते हो। जितना छोटा साइज होगा कैटायन का उतना ही मुश्किल से आयनिक बॉन्ड बनेगा, जितना बड़ा साइज कैटायन का होगा उतना ही आसानी से आयनिक बॉन्ड बनेगा। अब फिर से फटाक से मुझे बताना, प्यारा सा सवाल आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा और आप उसे तुरंत पकड़ करके बता देना कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है
आयनिक कैरेक्टर किस कंपाउंड में ज़्यादा होगा और किस कंपाउंड में कम होगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, आयनिक कैरेक्टर। देखना, सबसे पहले देखना बेटा, NaCl, NaF, NaCl, NaBr, NaI। मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएंगे सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किस में है। किस में बेटा? NaF या NaI? NaF। अब मुझे बताओ, एक बात देख लेना, जो सबके पास है उसे देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो सबके पास है। जो सबके पास है क्या आप उसे देखते हो? नहीं, उसको देखते हो जो नहीं है। जो आपके पास है वो किसी और के पास है तो उसे आप कभी नहीं देखेगा, हटाओ यार, छोड़ो। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपके पास नहीं है और किसी और के पास है तो आप हमेशा उसे देखोगे। सोडियम तो क्या सबके पास है ना, तो क्या सोडियम को देखने की ज़रूरत है? उसको देखोगे जो बदल रहा है। क्या बदल रहा है? हैलोजन। क्या कैटायन इस बार सेम है? और अगर कैटायन इस बार सेम है तो बदल कौन रहा है? एनायन का साइज छोटा होना चाहिए या बड़ा? तो बताओ, अगर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा। सबसे छोटा एनायन का साइज किसका है? फ्लोरीन का। तो क्या सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर फ्लोरीन वाले का होगा? तो आंसर क्या होना चाहिए? क्या ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है या इंक्रीजिंग ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना, सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर सबसे कम। अगला सवाल फिर से है आपके सामने, ये पहला सवाल था, एक दूसरा सवाल है। इस बार अगर मैं आपसे कहूँ LiCl, NaCl, KCl, RbCl, जल्दी से मुझे बता दो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होना चाहिए? RbCl का। क्या देखा इस बार आपने? कैटायन या एनायन? कैटायन देखा ना। क्या एनायन देखा? नहीं देखा आपने। क्यों? क्योंकि वो तो सबके पास है। आपने देखा कैटायन। कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए या छोटा? बड़ा होना चाहिए। और कैटायन का साइज किसका बड़ा है? Rb का। इस वजह से आयनिक कैरेक्टर RbCl का ज़्यादा हुआ। फिर इस तरीके, ये जो ऑर्डर है इंक्रीजिंग ऑर्डर है या डिक्रीजिंग ऑर्डर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना। अब एक और बात, अगर आप आयनिक कैरेक्टर के बारे में बात करना चाहते हैं, मैं देखो एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से कैसे रिलेट करता है टीचर, अभी आपके अपने आप आपके समझ में आ जाएगा। मेरे पास बस एक छोटा सा सवाल और है, अगर आपने पकड़ लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ आप सीख गए हो, और अगर नहीं पकड़ पाए तो मजबूरी है, मुझे बताना ही पड़ेगा कि क्या होगा, है ना। देखना, NaCl, MgCl2, AlCl3। मैं चाहता हूं कि आप इसके आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताएं। क्या इस बार कौन बदल रहा है? क्या Cl सब में है ना, तो जो सबके पास है उसे देखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। क्या देखना है आपको? कैटायन Na+ है, Mg+2 है और Al+3 है। आपको कैटायन का साइज पता करना है। बताओ किसका साइज सबसे बड़ा होगा? पिछला वाला चैप्टर भूल गए लगता है। आयनिक साइज याद आ रहा है? एटॉमिक साइज और आयनिक साइज पढ़ाया था, लेफ्ट टू राइट जाने पे, टॉप टू बॉटम आने पे। आयनिक साइज किस बात पर डिपेंड करता था? लिख दूं, आयनिक साइज, आयनिक रेडियस, आयनिक साइज किस बात पे डिपेंड करता था? दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। याद आ रहा है? आयनिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव चार्ज। अब आप मुझे जल्दी से बताइए, सबसे ज़्यादा आयनिक किसका होगा, साइज किसका होगा? Na+ का, Mg+2 का या Al+3 का? Na+ का साइज सबसे ज़्यादा होगा। और कैटायन का साइज अगर ज़्यादा हुआ, कैटायन का साइज अगर ज़्यादा हुआ, कहाँ गया कैटायन, कहाँ गया? कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। तो कैटायन का साइज सबसे बड़ा किस में है? Na का। तो क्या आयनिक कैरेक्टर Na का ज़्यादा हो गया? ये वो सवाल है जिसे आज तक कोई बच्चा समझ नहीं पाया, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ गए होंगे पहली बार में। एक और सवाल पूछ लूँ क्या इसिया? पूछ लो पक्का ना? डर तो नहीं जाओगे? जो डर गया सो तो तुम लोगों को मरना तो नहीं है ना? घर भी जाना है, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। ठीक है, अगला सवाल।
पूछ लो ना, ये नीचे लिख दूँ। सवाल फिर से आपके सामने है, चौथा सवाल है, आपको फिर से आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताना है। देखना, सवाल याद नहीं आ रहा है। NaF, Na2O, Na3N। कम ऑन, मैं चाहता हूं कि आप मुझे आयनिक कैरेक्टर के बारे में बताएं। देखो बेटा, जिन छोटे छोटे सवालों को आप बड़े प्यार से बता दे रहे हो ना, ये बड़े बड़े 12th और ड्रॉपर के बच्चे भी नहीं बता पाते, बशर्ते आपका पूरा फोकस इस टाइम पे बोर्ड पे है, इस वजह से आप बता पा रहे हो। अदरवाइज यही सवाल आप यूट्यूब पे 2-2 घंटे के लेक्चर देखने के बाद भी नहीं सॉल्व कर पाओगे। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, दे देते हैं। सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए? अब देखना फिर से, इसके ऊपर चार्ज कितने का है? -1। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितने का होता है? -2। इसके ऊपर -3। अब एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? छोटा या बड़ा? सबसे छोटा साइज किसका है? यानी F का, O का या N-3 का? F का। तो सबसे ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर किसका होना चाहिए? वेरी गुड, देखा, समझ गए आप लोग, बड़े टैलेंटेड बच्चे हो तुम लोग। तो जल्दी से मुझे बता दो, आयनिक कैरेक्टर के लिए कैटायन का साइज कैसा होना चाहिए और एनायन का साइज कैसा होना चाहिए? तो मैं क्या लिख दूं? आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ। कहाँ लिखूं? लेकिन जगह ही नहीं है। अच्छा, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता है ना, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन। अब बेटा फिर से, अभी किसी ने कुछ लिखा तो नहीं है ना? उसका रीज़न ये है क्योंकि अब मुझे रेस्ट मिलेगा ना थोड़ी देर, जब आप लिखोगे तो देखें, सबसे पहले आप आयनिक बॉन्ड हेडिंग डालेंगे और मैं जो डेफिनेशन दे रहा हूँ उस डेफिनेशन को लिखने के बाद फिर ये आगे आप प्रोसीड करेंगे। आयनिक बॉन्ड हेडिंग डालिए और लिखिए इसमें, क्योंकि अभी तो मज़ेदार सवाल देखो, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर, दूसरे को तीसरे चैप्टर से कैसे कनेक्ट करते हैं अभी समझाता हूँ मैं आपको। तो आप आयनिक बॉन्ड में लिखेंगे, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन called ionic bond. Bond formed by complete transfer of electron called ionic bond. दूसरा, इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ionic bond is also known as electrovalent bond because ionic bond is also known as electrovalent bond because electrostatic attraction force is responsible for this bond. Electrostatic attraction force is responsible for this bond. Next point, in ionic bond formation, cation should be larger and having low ionization enthalpy cation should be larger and having low ionization enthalpy. Next point, anion should be smaller and having high electron gain enthalpy. Anion should be smaller and having high electron gain enthalpy.
नेक्स्ट पॉइंट, आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन. आयनिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन and inversely proportional to size of anion, and inversely proportional to size of anion. क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? अब इच्छा अनुसार जो मन करे इस बोर्ड में से लिख लो. वैसे तो मैंने समरी सब लिखवा ही डाली. ठीक है, जब तक आप लिखेंगे तब तक मैं रेस्ट करूँगा. लैटिस एंथैल्पी. आइए देखते हैं लैटिस एंथैल्पी क्या होती है. अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था ना लैटिस एंथैल्पी क्या होती है. बताइए क्या होती है. जब एनायंस एक दूसरे के पास आते हैं और आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. अब एनायन एक दूसरे के पास कौन आएंगे? क्या लाइक चार्ज? अनलाइक चार्ज. एक जैसे लोग एक दूसरे के पास क्यों आएंगे, है ना? तो अट्रैक्शन फोर्सेस उनके बीच में होता है जिनके चार्जेज अलग होते हैं. पॉजिटिव नेगेटिव से अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव से अट्रैक्ट होता है. कभी दो पॉजिटिव के एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हुए देखा है? कोई नेगेटिव एक दूसरे से अट्रैक्ट हुए हैं? नहीं. लाइक चार्जेज हमेशा रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेज हमेशा. लेकिन बेटा एक बात ध्यान देना, लाइक थिंग्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं बट लाइक चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. दोनों में अंतर है. अगर आपको ये पता करना है कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे इंसान, तो आप बस अपने दोस्तों को देख लो. आपका दोस्त अगर अच्छा है तो समझ लो आप भी अच्छे हो. आपका दोस्त अगर बुरा है तो समझ लो आपसे बराबर, आपसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं हो सकता. बिकॉज लाइक डिजॉल्व लाइक रूल यहाँ पे एक काम करता है. सेम चीज़ें, सेम टाइप की चीज़ों को अट्रैक्ट करती है. नेचर का यही रूल है, द लॉ ऑफ नेचर. अगर आप अच्छे हैं तो आप हमेशा अच्छों को अट्रैक्ट करेंगे, आप बुरे हैं तो हमेशा बुरे को अट्रैक्ट करेंगे. बट चार्जेज में ऐसा नहीं होता. चार्जेज अलग होते हैं. पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है. नेचर का लॉ अलग है, इलेक्ट्रोस्टैटिक लॉ अलग है. दोनों को अलग अलग तरीके से कंपेयर करना है. ऐसा मत सोचना तुम अच्छे हो तो हमेशा बुराई एक्सेप्ट करोगे, ऐसा कुछ नहीं है. आप अच्छे हैं तो आपका दोस्त भी पक्का अच्छा होगा, नहीं तो आपका दोस्त होता ही नहीं. और अगर वो बुरा है फिर भी आप उसे अपना दोस्त बोल रहे हो तो समझ लो आप भी बुरे हो. अदरवाइज आप बोल ही नहीं सकते. बहुत बुरे हो ना, क्योंकि तुम्हारा दोस्त कोई है जो बहुत बुरा है. एनीवे, तो लैटिस एंथैल्पी में मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे से के पास लेके आऊँगा और उनको अट्रैक्ट कराने की कोशिश करूँगा. तो यहाँ पे मान लो हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज है कैटायन. कैटायन मान लो A+ और एक नेगेटिव चार्ज है B-. जब ये दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो AB बनता है और साथ ही साथ जो एनर्जी रिलीज होता है उसे लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं. तो डेफिनेशन लिखिए लैटिस एंथैल्पी का. लिखिए द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड. द लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक सॉलिड. आयोनिक सॉलिड. The lattice enthalpy of an ionic solid is defined as the energy required to completely separate one mole of solid ionic compound, completely separate 1 mole of solid ionic compound into gaseous ions. आइए इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. फिर से देखना बेटा, मैंने अभी अभी आपको बोला
कि जब दो आयन एक दूसरे के पास आते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हो आप लैटिस एंथैल्पी। लेकिन डेफिनेशन लिखाते समय ना मैंने ये बात नहीं बोली, बल्कि क्या बोला कि जब किसी आयनिक सॉलिड को से AB को A को अलग और B को अलग करने के लिए जितनी एनर्जी दी जाती है वही आयनिक सॉलिड। मैंने डेफिनेशन ये लिखाया है। इसका मतलब क्या है बताना ज़रा। इसका मतलब ये है कि आप जब आयन आपस में आप एक दूसरे से मिल रहे होंगे और आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहे होंगे उस टाइम कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट उसको तोड़ने में कितनी एनर्जी आप दे रहे हो ये कैलकुलेशन आसान होता है। इसलिए हम लोग हमेशा जब भी बॉन्ड के बारे में, बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो हमेशा तोड़ने की बात करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। ये लैटिस एंथैल्पी नेगेटिव होता है क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है। आगे आपको पढ़ाया जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, उसमें साइन कन्वेंशंस बताए जाएंगे। अभी के लिए बस अमाउंट के बारे में हम डिस्कशन करें। क्या बात क्लियर हो गई? इस चैप्टर में हम जो भी एनर्जी पढ़ेंगे वो एनर्जी सिर्फ अमाउंट के बारे में उसमें डिस्कशन करेंगे, उसके साइन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन जैसे थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर आएगा उसमें हम साइन के बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। फिलहाल के लिए अभी मैं आपसे बता दूं कि ये जो एनर्जी है, जिस एनर्जी का फॉर्मेशन A और B की वजह से हुआ है, या A आयन A+ और B- के आयन की वजह से हुआ है, उसी को हम लैटिस एंथैल्पी बोल रहे हैं। अब जल्दी से मुझे बता दो, अगर चार्जेज ज़्यादा होंगे तो क्या अट्रैक्शन फोर्स भी ज़्यादा होगा? अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतनी तेज़ी से एक दूसरे के पास आएंगे, जितनी तेज़ी से एक दूसरे के पास आएंगे क्या एनर्जी रिलीज होने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, और जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी क्या लैटिस एंथैल्पी उतनी ज़्यादा होगी? हाँ या ना? तो क्या लैटिस एंथैल्पी इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना चार्ज है? हाँ या ना? तो लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन। तो लैटिस एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन आयन, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या किसी को कोई दिक्कत? होना भी नहीं चाहिए। अब जरा एक कुछ सवाल हैं जिन सवालों के बारे में मैं डिस्कशन कर लेना चाहता हूँ। सोचो जरा, क्या आयनिक कंपाउंड पानी में डिजॉल्व होते हैं? हाँ या ना? नहीं डिजॉल्व होते। कभी नमक पानी में डिजॉल्व होते हुए नहीं देखा है क्या? चीनी, जो चीज़ पानी में डिजॉल्व हो जाए और वो सॉलिड हो, समझ लेना वो आयनिक है। और अगर वो डिजॉल्व हो रहा है और सॉलिड नहीं है तो समझ लेना पोलर है। अल्कोहल, दारू, क्या पानी में डिजॉल्व होता है? कभी देखा है डिजॉल्व होते हुए? किया है? क्या डिजॉल्व कराया है? नहीं, बट डिजॉल्व होता है, सबको पता है। कुछ बातें जो हमने कभी नहीं की होती बट हमें पता। हमने कभी अल्कोहल डिजॉल्व नहीं कराया, लेकिन हमें पता है कि अल्कोहल हमेशा पानी में डिजॉल्व होता है। क्या पेट्रोल पानी में डिजॉल्व होता है? कभी नहीं। क्या आपने कभी करा के देखा है? लेकिन फिर भी आपको पता है नहीं डिजॉल्व होता है। क्या सरसों का तेल पानी में डिजॉल्व होगा? नहीं डिजॉल्व होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं। यहाँ पे मैंने अभी बताया ना, एक अच्छा लड़का है तो वह कभी बुरे लड़कों के साथ नहीं रह सकता, उसके जैसा नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरे सारे दोस्त बुरे हैं। मैंने दोस्ती कर ली, जानता नहीं है वो कैसे हैं, बट मैंने दोस्ती कर ली। और एक दिन ऐसे रास्ते से जा रहा था, वो सारे लोग लड़कियों को देख के कमेंट कर रहे थे और मैं गुस्सा कर रहा था। तो क्या हमारी दोस्ती ज़्यादा दिन तक चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि वो बुरे हैं। अच्छा, ये कहना गलत है कि किसी लड़की के ऊपर कमेंट कर दिए तो बुरा हो जाए, मतलब ये पूरी तरह से सही नहीं है। बुरा कमेंट करो तो बुरा है। अगर मैं कह दूँ यार वो लड़की बहुत सुंदर लग रही है तो क्या ये बुरा है? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि लड़की, अगर कोई लड़की सुंदर है उसे तुमने नहीं बोला, ये बुरा है या नहीं? मान लो किसी लड़की ने मस्त मेकअप किया है, फर्स्ट डे आने वाला 1 जनवरी, और वो मेकअप करके बेचारी निकली है घर से बाहर और कोई उसे देख ही नहीं रहा है, तो उसका दुख समझो। वो खुद बेचारी फ्रस्ट्रेट हो जाएगी कि आखिर मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मुझे कोई क्यों नहीं देख रहा है। और वहीं अगर कोई लड़का पलट के उसे देख देना तो वही बोलेगी अपने सहेली से, देख वो घूर रहा है। धर्म संकट, लड़के क्या करें बेचारे, है ना? लेकिन कुछ नहीं कर सकते। अभी इच्छा में जो है आपके दिल में वो करो, फिर आपकी मर्जी। आप कमेंट करना चाहते हो करो, लेकिन अच्छा कमेंट करो, बुरा नहीं। क्या बेटा? क्या बात है भाई, कर दो।
चल बेटा तू कर दे अब तू। ओके, तो अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ में डिजॉल्व हो जा रही तो दोनों एक दूसरे के जैसे हैं। जैसे सरसों का तेल और वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब सरसों का तेल वाटर के जैसा नहीं है, यानी मस्टर्ड ऑयल और वाटर दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? वाटर पोलर होता है और मस्टर्ड ऑयल नॉन पोलर होता है, इसलिए दोनों एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते। जो चीज़ वाटर में डिजॉल्व हो जाए समझ लेना वो कैसा है? पोलर, क्योंकि वाटर कैसा है? पोलर। और जो वाटर में डिजॉल्व ना हो समझ लेना वो कैसा है? नॉन पोलर, क्योंकि वाटर कैसा है? पोलर। अब जैसे पेट्रोल क्या वाटर में डिजॉल्व होता है, तो इसका मतलब पेट्रोल कैसा है? नॉन पोलर। क्या डीजल वाटर में डिजॉल्व होगा? नहीं, तो डीजल कैसा है? नॉन पोलर। कोई भी ऑयल कभी वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो ऑयल कैसा है? नॉन पोलर। जो चीज़ वाटर में डिजॉल्व हो रही है समझ लेना है वो पोलर है, लिक्विड फॉर्म में है। अगर जैसे अल्कोहल क्या है? पोलर है। जो चीज़ सॉलिड है और वाटर में डिजॉल्व हो जा रही है समझ लेना वो आयनिक है। जैसे सॉल्ट क्या है? आयनिक है, तभी जाकर वाटर में डिजॉल्व हो रहा है। आइए इस सॉल्ट को आयनिक बनाते हुए और वाटर में डिजॉल्व करते हुए कुछ एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर सॉल्ट के अंदर ऐसा क्या होता है कि वो पानी में डिजॉल्व हो जाता है और पानी में डिजॉल्व कैसे होता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं एक एनर्जी और डिस्कस करूंगा यहीं पे। लैटिस एंथैल्पी तो आप लोग समझ गए, एक और एनर्जी यहीं पे यूज करूंगा मैं, जिसका नाम है हाइड्रेशन एंथैल्पी। लिखें हाइड्रेशन एंथैल्पी, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, डेल्टा स्मॉल h कैपिटल H। लिखेंगे एंथैल्पी या एनर्जी रिलीज्ड बाय वाटर मॉलिक्यूल when it approaches toward any ion. Energy released by water molecule when it approaches toward any ion. Energy released by water molecule when it approaches toward any ion. जब भी कभी वाटर का मॉलिक्यूल किसी आयन की तरफ अप्रोच करते हैं तो उस टाइम पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को बोलते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। क्या बात क्लियर हो गई? आओ गुड। मैं पहले सॉल्ट बना लेता हूँ। सॉल्ट कैसा होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव होगा ना बेटा। तो मैंने मान लिया मैं सॉल्ट बना लेता हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव। मैं मान लेता हूँ कि कुछ इस तरीके से सॉल्ट होता होगा। सॉल्ट में आयंस एक दूसरे के अल्टरनेट कुछ इस तरीके से जुड़े होते हैं। ये देखो, ये अल्टरनेट चार्जेज हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी कि जो पॉजिटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है Na+ को, जो नेगेटिव साइन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है Cl- को। और एक और कैप्सूल मैं बनाऊंगा जो रिप्रेजेंट करेगा वाटर मॉलिक्यूल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल देखा है कैसे बनाया जाता है? बोर्ड हिल रहा है। क्या वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा आप देखेंगे इस तरीके से ड्रॉप इसके बनाए जाते हैं? क्यों बनाए जाते हैं ऐसे? उसका रीज़न है कि ऐसा, क्योंकि वो ऐसा दिखता है। जो वाटर के ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं वो स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करते हैं, इसे सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से स्फेरिकल शेप लेने की कोशिश करते हैं और वो ड्रॉप ऐसे बन जाते हैं, उसका शेप ऐसा होता है। लेकिन अगर मैं इसको केमिस्ट्री में यूज करने की कोशिश करूं तो मैं उसे केमिस्ट्री के टर्म में भी लिख सकता हूं कुछ इस तरीके से। वाटर का ये ऑक्सीजन वाला जो पोर्शन है वो नेगेटिव पोर्शन है और हाइड्रोजन वाला पोर्शन क्या है? पॉजिटिव पोर्शन। जब भी कभी वाटर के सिंबल की बात किया जाएगा तो वाटर को एक कैप्सूल की तरह रिप्रेजेंट करूंगा और एक पोर्शन उसका नेगेटिव होगा और एक पोर्शन उसका पॉजिटिव होगा। जो नेगेटिव वाला पोर्शन है वो ऑक्सीजन रिप्रेजेंट करेगा और जो पॉजिटिव वाला पोर्शन है वो हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेगा। और वाटर के मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं क्योंकि इसमें
दो पोल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब सोचो ये सॉल्ट है और इस सॉल्ट को मैंने वाटर के अंदर डाल दिया। जैसे मैं इस सॉल्ट को वाटर के अंदर डालूंगा, क्या वाटर के मॉलिक्यूल पूरी तरीके से इसके ऊपर अटैक करेंगे और अटैक करके इसको डिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना? तो वाटर का कौन सा टर्मिनल, इस वाटर के मॉलिक्यूल का कौन सा वाला पोल इस पॉजिटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो वाटर का नेगेटिव वाला पोर्स इस पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करता है। अब बताओ यहाँ पे भी नेगेटिव वाला जो पोर्शन है वो इस पॉजिटिव की तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ पे कौन अप्रोच करेगा बेटा? पॉजिटिव वाला जो इसका पोल है वो इस नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेगा। सेम ऐसे पॉजिटिव वाला जो पोल है वो इस नेगेटिव की तरफ अप्रोच करेगा। तो मैं यहाँ बना देता हूँ, ये पॉजिटिव टर्मिनल है वाटर के मॉलिक्यूल का जो इसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, और इस तरीके से मैंने यहाँ बना दिया। और ये नेगेटिव टर्मिनल है वाटर के मॉलिक्यूल का जो इस सॉल्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है। जैसे मैंने बोला ना, दो आयन, दो एटम, दो पार्टिकल जब एक दूसरे के पास आते हैं क्या होता है? एनर्जी रिलीज होता है। तो जब वाटर के मॉलिक्यूल इस कैटायन के पास आए होंगे तो भी तो एनर्जी रिलीज हुआ होगा। यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हुआ, बताओ उस एनर्जी को क्या नाम दूँ? तो ये हुआ है आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हो गया आपका हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब एक बात मुझे बताना बेटा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स है, उसको क्या नाम दूँ? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स। उसमें जो एनर्जी यूज हुई होगी वो कौन सी एनर्जी है? लैटिस एंथैल्पी। अब बताना, ध्यान से सुनना, एक सवाल, क्या ठंडे पानी में कभी चीनी डिजॉल्व होता है? नहीं होता है। बहुत ठंडा पानी है, चिल्ड वाटर, क्या शुगर डिजॉल्व कर पाओगे? और गर्म पानी है तो वही शुगर गर्म पानी में डिजॉल्व हो रहा है, ठंडे में क्यों नहीं? शुगर तो वही है तो फोर्स तो वही हुआ। शुगर या सॉल्ट तो वही है ना वाटर के मॉलिक्यूल में। आइए इसको समझने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रेशन एंथैल्पी कौन सी है? ये जो वाटर के मॉलिक्यूल जब Na+Cl- के पास गए होंगे ना तो वो एनर्जी रिलीज करेंगे। जो एनर्जी वो रिलीज करेंगे वही एनर्जी इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जाके इंटर करती है और इंटर करके इसको तोड़ने की कोशिश करती है। सोचो अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुआ और लैटिस एंथैल्पी कम तो क्या बॉन्ड टूट जाएगा? और अगर लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा हुआ और हाइड्रेशन एंथैल्पी कम तब नहीं टूटेगा। पहला केस नंबर 1, अगर लैटिस एंथैल्पी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एंथैल्पी, अब बताओ क्या डिजॉल्व होगा या नहीं होगा? क्या सॉल्युबिलिटी होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि Na+ और Cl- अलग ही नहीं होंगे। सॉल्युबिलिटी डज नॉट अकर। और अगर मैं यहीं से कहूँ डेल्टा लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रेशन एंथैल्पी में हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुआ, अब सॉल्युबिलिटी हो गया। फिर से बताना, मान लो लैटिस एंथैल्पी 5 किलो जूल की है और जो वाटर के मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज किए हैं वो 10 किलो जूल की है। तो उस 10 किलो जूल में से 5 किलो जूल तो वाटर के मॉलिक्यूल को उसको Na+ और Cl- को हटाने में लग गए। बाकी 5 किलो जूल कहाँ चले जाएंगे? सोचो जरा। 10 किलो जूल हाइड्रेशन एंथैल्पी है, 5 किलो जूल लैटिस एंथैल्पी है। अब लैटिस एंथैल्पी को तोड़ने में हाइड्रेशन का कितना यूज होगा? 5 किलो जूल। बचा हुआ 5 किलो जूल कहाँ जाएगा? वो पानी को गर्म करने में यूज हो जाएगा। और जब किसी प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और पानी गर्म होता है या सिस्टम गर्म होता है तो उस प्रोसेस को क्या नाम देते हो? एक्जोथर्मिक प्रोसेस। इसमें से कौन एक्जोथर्मिक होगा और कौन एंडोथर्मिक होगा? पहला वाला एंडोथर्मिक, क्योंकि वो डिजॉल्व नहीं हो रहा, वो चाह रहा है भैया बाहर से तुम कुछ एनर्जी दो तब डिजॉल्व होगा। तो ये है हीट रिक्वायर्ड है इसमें, तो ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। और ये कौन सा प्रोसेस है? एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि हीट रिलीज कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हुई? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मुझे किसी भी सॉल्ट को पानी में डिजॉल्व करना है तो वो सॉल्युबिलिटी 2 बातों पे डिपेंड करती है। कौन कौन से 2 बातें बताइए? हाइड्रेशन एंथैल्पी और लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी कैसा होना चाहिए, ज़्यादा या कम? कम। और हाइड्रेशन एंथैल्पी कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं क्या प्यार से लिख दूँ ऐसे, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
हाइड्रेशन एंथैल्पी और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैटिस एंथैल्पी। फिर से एक सवाल और, बहुत ही प्यारा सवाल है, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो यहीं पे छोड़ दूंगा इसको। अगर मुझे पानी में कोई चीज़ डिजॉल्व करनी है, जैसे NaCl और KCl, मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन आसानी से डिजॉल्व होगा, तो आप क्या बोलोगे? चलो मैं ऐसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैंने डिजॉल्व किया NaCl एंड MgO। मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा आसानी से डिजॉल्व हो गया, यानी कि किसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आपने कहा सर ये +1 और -1 से जुड़ा हुआ है, जबकि ये किससे जुड़ा है? +2 और -2 से। किस में लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है? MgO में या NaCl में? अगर MgO में लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा है तो लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होने की वजह से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी या ज़्यादा? कम हो जाएगी, क्योंकि लैटिस एंथैल्पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी, यानी कि सॉल्युबिलिटी ज़्यादा किसकी होगी? NaCl या MgO की? NaCl जल्दी से डिजॉल्व हो जाएगा एज कम्पेयर टू MgO। पहला सवाल। दूसरा एक और सवाल सुनना, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? फिर से बोलो, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल के द्वारा निकाली गई एनर्जी। अगर वाटर के मॉलिक्यूल कम होंगे तो एनर्जी, अगर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हुए तो एनर्जी। सिंपल है ना। अब सवाल ये है कि वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा किसके पास होंगे? अगर हमें ये पता चल जाए कि कौन सा ऐसा आयन है जिसके पास वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि हाइड्रेशन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, और हमें ये भी पता चल जाएगा कि यह सॉल्युबल होगा या नहीं होगा। अब ये सवाल थोड़ा सा टफ है, इस सवाल को समझना इतना आसान नहीं है। समझना चाह रहे हो तो बताऊंगा, अदरवाइज ये 12th में पढ़ाया जाएगा। समझना चाह रहे हो? ठीक है। मेरा सवाल ये है कि मैं आपसे कहूँगा कि मेरे पास LiCl है, NaCl है, KCl है, RbCl है और CsCl है। ये कुछ सॉल्ट हैं और इन सॉल्ट को मैं पानी में डिजॉल्व कराना चाह रहा हूँ। जब मैं पानी में डिजॉल्व कराना चाह रहा हूँ तो लगभग +1 का चार्ज सब पर है, तो लैटिस एंथैल्पी अप्रॉक्सीमेटली बराबर है। अगर लैटिस एंथैल्पी बराबर है तो हमें क्या देखना है? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हुआ तो सॉल्युबिलिटी, और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हुआ तो सॉल्युबिलिटी कम हो गया। हमें कैसे पता चलेगा किसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा है? हमें बस किसी तरीके से ये पता चल जाए किस आयन के पास वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा जा रहे हैं। अब देखो, जो सबके पास है उस पर बराबर जाएंगे। किस पे बराबर जा रहे हैं? Cl सबके पास है, तो यानी कि क्लोरीन वाला पोर्शन हटा दो, उस पर जितने वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो सब में बराबर जाएंगे। अभी किसको देखना है? कैटायन को देखना है कि कौन सा ऐसा कैटायन है जो वाटर के मॉलिक्यूल को ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा है। फिर से समझना, अगर वाटर के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया जा रहा है तो उसका रीज़न क्या है? चार्ज। अगर चार्ज ज़्यादा हुआ तो अट्रैक्शन भी, और अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वाटर की ज़्यादा मॉलिक्यूल उसके पास आएंगे। अब ये चार्ज तो आपने कहा सर सबके ऊपर तो +1 का ही चार्ज है, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि चार्ज किसका ज़्यादा है? यहाँ पे चार्ज के बजाय चार्ज डेंसिटी देखेंगे। क्या देखेंगे? अब आप मुझे बताइए चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी क्या होती है? कोई मुझे बताएगा? तो चार्ज डेंसिटी क्या हो गई? चार्ज बाई वॉल्यूम, है ना? अब चार्ज तो सबका सेम है, तो क्या देखना चाहिए? वॉल्यूम का मतलब साइज। बताओ सबसे बड़ा साइज किसका है? और अगर CS का सबसे बड़ा साइज है तो किसका? चार्ज डेंसिटी सबसे। और अगर चार्ज डेंसिटी सबसे कम हुई तो क्या वाटर के मॉलिक्यूल सबसे कम आएंगे? सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल किसके पास? लिथियम के पास। और लिथियम के पास सबसे ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे तो क्या लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे, और अगर लिथियम की हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा हो गई तो क्या सॉल्युबिलिटी भी सबसे। क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत परेशानी? बहुत अच्छे, कितना डीप में जाके समझा है आप लोगों ने, कोई सरफेस नॉलेज नहीं है, एक एक चीज़ को आपने एकदम डीप में घुस करके समझा। फिर से बता रहा हूँ, हमें सॉल्युबिलिटी देखना है तो दो बातें देखनी होगी। कौन कौन सी? हाइड्रेशन एंथैल्पी और
अगर हमें लैटिस एंथैल्पी तो हमें डायरेक्ट चार्ज से पता चल जाएगा, लेकिन हाइड्रेशन एंथैल्पी चार्ज से डायरेक्ट पता नहीं चलेगा। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। मैं यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, हाइड्रेशन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, और चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो किसी भी आयन का साइज देख करके हम बता सकते हैं उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी या कम। आयन का साइज क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूँगा, चार्ज यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी डेल्टा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। आयन के साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आयन का साइज बड़ा हुआ तो हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गई, और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी कम हो गई तो सॉल्युबिलिटी भी कम हो गई। क्या ये बात क्लियर होगी? आयन का साइज छोटा होगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अब एक और बात, एक और सवाल पूछ लेता हूँ। यहाँ तक पहुँचा हूँ तो थोड़ा और डीप में घुस के एक सवाल पूछ लेता हूँ। अब इतने प्यार से आप लोग समझ रहे हो, मन कर रहा है तो पढ़ाते जाओ ऐसा, एक टॉपिक से दूसरा, दूसरे से तीसरे टॉपिक, जहाँ तक आप समझ पाएंगे वहाँ तक लेके जाऊँगा। कभी आयनिक मूवेबिलिटी के बारे में सुना है? कोई भी आयन पानी में डाल दो तो कितनी तेज़ी से इधर उधर मूव कर सकते हैं, बस इतनी सी बात समझना। आयन की मूवेबिलिटी यानी कि एक आयन को मैंने पानी में डाल दिया, सॉल्ट को पानी में डाला, तो सॉल्ट के जो आयन्स हैं Na+ अलग हो जाएगा और Cl- अलग हो जाएगा। कौन लेके जा रहा है उसको? वाटर के मॉलिक्यूल लेके जा रहे हैं। NaCl को पानी में डाला, वाटर के मॉलिक्यूल Na+ को अलग लेके चले गए, Cl- को अलग लेके चले गए। तो ये जो आयन है ना वो घूम रहे होंगे अंदर पानी के अंदर, उसी को आयनिक मूवेबिलिटी बोलते हैं। अब समझना, कौन सा आयन ज़्यादा तेज़ी से मूव कर पाएगा, जिसका साइज छोटा होगा या जिसका साइज बड़ा होगा? जिसका साइज छोटा होगा बड़े आराम से मूव कर पाएगा। साइज छोटा होने का मतलब हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा होना, यानी रिजल्टेंट साइज छोटा होना। हाइड्रेटेड आयन का साइज और आयन के साइज में बहुत अंतर है। हाइड्रेटेड आयन का मतलब क्या हुआ कि आयन के साथ वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाए, तो जो आयन बनता है उसे हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं। देखो, जैसे मैंने कहा कि ये जैसे जैसे वाटर के मॉलिक्यूल इस पॉजिटिव चार्ज को लेके गए होंगे, तो एक टाइम आया होगा कि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से घूम रहे होंगे। इस आयन को हाइड्रेटेड आयन बोलते हैं। और ऐसे नेगेटिव आयन भी होगा, इस नेगेटिव आयन के चारों तरफ भी वाटर के मॉलिक्यूल इस तरीके से घूम रहे होंगे, और इसको भी हाइड्रेटेड, ये जो आयन है ना बेटा, ये हाइड्रेटेड आयन कहलाता है। अब आप मुझे बताना, हाइड्रेटेड आयन और आयन में साइज, आयन के साइज और हाइड्रेटेड आयन के साइज में क्या कोई अंतर है या बराबर रहेगा? अंतर है? क्या अंतर है? चार्ज का। अब देखना इधर, Li+ का साइज छोटा है आयन, लेकिन Li+ के पास ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल आ रहे हैं, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा आएंगे तो क्या उसका रिजल्टेंट साइज बड़ा होगा? आयनिक साइज जितना छोटा है, हाइड्रेटेड आयनिक साइज उतना ही बड़ा होगा। क्या ये बात क्लियर होगी? अब हाइड्रेटेड आयनिक साइज अगर बड़ा होगा तो क्या वो मूव कर पाएगा? सबसे आसानी से कौन मूव करेगा? कौन सा? CS। तो सबसे आसानी से CS मूव कर पा रहा है। और बेटा जो सबसे आसानी से मूव कर पाएगा, एक और छोटा सा टॉपिक, अगर वो बड़ी तेज़ी से मूव करेगा तो क्या करंट उतनी तेज़ी से फ्लो करेगा? तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किस में होगी? CSL में। जाने अनजाने में आप इतने डीप में पहुंच चुके हो कि अब आपका सरफेस नॉलेज, समझ लो कि नॉलेज जो सरफेस वाला नॉलेज है वो अगर आप जानते हो तो वो किसी काम का नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डीप का जो नॉलेज होता है वो अलग ही होता है। समुंदर की गहराई में आप फंस चुके हो जाते। अब फिर से देखना, सारे क्वेश्चन एक जगह कलेक्ट करूँगा, एक ही जगह एक ही क्वेश्चन में आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ा दूंगा ना कि आप पूरा 12th के और 11th के सारे टॉपिक्स कंबाइन हो जाएंगे। और जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको अगर यार ये कौन सा क्वेश्चन है, हलवा है। जो क्वेश्चन लोगों के लिए बहुत टफ लगता है वो आपके लिए हलवा हो जाएगा। जेईई में यही तो खास बात होती है। जेईई के क्वेश्चंस कभी भी सरफेस से नहीं पूछे जाते हैं, वो डीप में घुस करके पूछे जाते हैं। और आपको अगर डीप नॉलेज नहीं है तो आप जेईई के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। पहले ये टॉपिक पूरा नोट करेंगे अपने अच्छे से कॉपी में, उसके बाद मैं एक ही क्वेश्चन में सब कुछ पढ़ा दूँगा।
ठीक है, बस एक सिंगल क्वेश्चन कराऊंगा। अब लग रहा होगा कि आयनिक बॉन्ड इतना छोटा तो नहीं था। इससे पहले कि मैं सवाल पूछूं कुछ बातें लिख देता हूं। साइज ऑफ आयन is inversely proportional to size of hydrated ion. साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन साइज ऑफ आयन की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी, सॉरी डायरेक्ट साइज ऑफ आयन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब बेटा फिर से बताना, जितना ज़्यादा साइज ऑफ आयन होगा, जितना ज़्यादा साइज ऑफ आयन हो गया, क्या हाइड्रेटेड आयन का साइज उसी का इन्वर्सली है ना। तो अगर साइज ऑफ आयन ज़्यादा है तो हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा होगा, और अगर हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा होगा तो मूवेबिलिटी ज़्यादा होगा। मूवेबिलिटी ऑफ आयन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ आयन। फिर से मूवेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना ज़्यादा होगा। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज। ये कुछ बातें हैं जिसको आपको याद रखना है। अब फटाफट मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप फटाफट बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला आपको पहले हाइड्रेटेड आयन का साइज बताना है। आपको हाइड्रेटेड आयन का साइज बताना है। साइज ऑफ हाइड्रेटेड आयन बताना, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड आयन का साइज किसका है? Li प्लस का साइज सबसे ज़्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि Li का साइज अगर बड़ा है तो हाइड्रेटेड आयन का साइज छोटा होना चाहिए। तो अगर Li का साइज छोटा है तो हाइड्रेटेड आयन का साइज बड़ा होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हाइड्रेटेड आयन का साइज ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर साइज लिख देता हूँ, साइज ऑफ आयन बताओ, Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस Cs प्लस। बताओ साइज किसका ज़्यादा है? Cs प्लस का। साइज का ऑर्डर ये है तो हाइड्रेटेड आयन के साइज का ऑर्डर ये हो गया। तो जो हाइड्रेटेड आयन के साइज का ऑर्डर होता है वही हाइड्रेशन एंथैल्पी का भी ऑर्डर होता है। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी बताओ किसका ज़्यादा होगा बेटा? Li प्लस का, फिर Na प्लस का, फिर K प्लस का, फिर Rb प्लस का, फिर Cs प्लस का। तो बताओ सॉल्युबिलिटी किसका ज़्यादा होगा? सॉल्युबिलिटी बताओ किसका ज़्यादा होगा? LiCl का, फिर NaCl का, फिर KCl का, फिर RbCl का, फिर CsCl की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। कंडक्टिविटी बताओ, कंडक्टिविटी बहुत अच्छे। कंडक्टिविटी उल्टा हो जाएगा, कंडक्टिविटी उल्टा हो जाएगा। तो LiCl की कंडक्टिविटी कम, NaCl की कंडक्टिविटी ज़्यादा, KCl की कंडक्टिविटी और ज़्यादा, RbCl की कंडक्टिविटी और ज़्यादा, और CsCl की कंडक्टिविटी और ज़्यादा। अब आपके दिमाग में हो सकता है सवाल है कि आखिर ये कंडक्टिविटी होती क्या है? कंडक्टिविटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने वाला। अच्छा 3 इडियट देखा है क्या? 3 इडियट में एक डायलॉग है, सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने पढ़ा था, इसने अप्लाई किया। कौन से सीन में था ये? मुझे उसके दरवाजे के बाहर जाके मूत्र विसर्जन करता है ना, उसी केस में वो चम्मच में वायर लगा करके ऐसे स्विच ऑन कर देता है। वो बेचारा ज़िंदगी भर कभी किसी के दरवाजे पे मूत्र विसर्जन करने के लायक नहीं बचता। तो सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी ये सब सॉल्ट हैं, अगर इसको हम पानी में डालेंगे तो सॉल्ट वाटर बन जाएगा। और सॉल्ट वाटर क्या इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। कौन सा सॉल्ट ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा आपके सामने है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा? CsCl, फिर RbCl, KCl, NaCl, LiCl। उसका रीज़न क्या है बेटा? रीज़न है कि वो
आयन ज़्यादा तेज़ी से कंडक्ट होगा जिसका हाइड्रेशन एंथैल्पी का साइज छोटा है। तो हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे छोटा किसका हो गया? हाइड्रेटेड आयन का साइज सबसे छोटा Cs+2 का है, इस वजह से उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी। क्या ये बात क्लियर हो गई या नहीं? अब आज के लेक्चर का सबसे लास्ट टॉपिक फजान रूल। अच्छा, अभी मैंने आपको आयनिक कैरेक्टर पढ़ाया ना, तो इसी आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया था, तो कोवेलेंट कैरेक्टर रहा होगा, और आयनिक बॉन्ड में कौन सा कैरेक्टर होगा? आयनिक कैरेक्टर होगा। लेकिन सही मायने में अगर मैं आपको बताऊं तो दुनिया में कोई भी आयनिक बॉन्ड ऐसा नहीं है जो परफेक्टली आयनिक हो, उसमें कुछ न कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़रूर होता है। उसी चीज़ को समझाने के लिए एक नया रूल पढ़ेंगे, और आज के लेक्चर का ये लास्ट रूल होगा फजान रूल, ठीक है? और उसके बाद आप अपने घर जा पाएंगे। मेरा तो अभी क्लास ही है तो मैं नहीं जा पाऊँगा अपने घर, ठीक है? अपने घर ही जाना उसके बाद है, ठीक? तो इसे नोट करें, उसके बाद फिर फजान रूल। फजान रूल, लिखेंगे every ionic bond have some कोवेलेंट कैरेक्टर। जितने भी आयनिक बॉन्ड हैं वो सब हल्का सा कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं। एवरी आयनिक बॉन्ड हैव सम कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक? जितने भी आयनिक बॉन्ड हैं वो कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर रखते हैं, इसी के बारे में डिस्कशन करना है। देखो, यही है फजान रूल। अगर मैं आपसे कहूँ कि कभी चुंबक को किसी ब्लेड के आसपास घुमाया है, क्या देखा? आपने देखा कि एक ब्लेड है और ये मैग्नेट है। मैग्नेट आप जैसे जैसे ब्लेड के पास लेके आते हो और एक टाइम आता है कि ब्लेड हल्का सा हिलने लगता है ना? और उसके बाद थोड़ा सा और पास लेके जाओगे आकर के चिपक जाता है। एक टाइम आएगा जो वो ब्लेड है वो मैग्नेट के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हल्का हल्का हिलने लगेगा। आप समझ जाइए कि मैग्नेट का जो फोर्स फील्ड है वो वहाँ तक पहुँच चुका है। अब थोड़ा सा अब आप आगे बढ़ाएंगे तो मैग्नेट अपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको ले लेगा ब्लेड को और तुरंत उसे खींच लेगा। ऐसा होता है। इसको ऐसे समझो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और ये एक एनायन है। एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है और कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। यही तो पढ़ा था अभी पिछले चैप्टर में, आपको यही पढ़ाया गया था कि एनायन का साइज बड़ा और कैटायन का साइज छोटा होता है ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब मान लो ये एनायन है और ये कैटायन है। एनायन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इससे एक सर्कुलर पाथ में इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, मस्त घूम रहा है। एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज इसके पास आता है तो ये इलेक्ट्रॉन उससे अट्रैक्ट होता है। हालांकि इसके पास भी पॉजिटिव चार्ज है बट दूसरे के पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्ट होना हर किसी इलेक्ट्रॉन की फितरत होती है। अब इस पॉजिटिव चार्ज में ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ। इस अट्रैक्शन की वजह से ये जो सेल सर्कुलर हुआ करता था वो थोड़ा सा पोलर हो जाता है, यानी कि अब ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अपने आप को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेता है, उसका पाथ थोड़ा सा बदल जाता है, इधर आ जाता है। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा सा और इस आयन के पास लेके आऊं तो यही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा और दूर होकर के इस तरीके से पोलर हो जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। इस प्रोसेस को पोलराइजेशन बोलते, क्या बोलते हैं? यानी कि जो एटम पहले न्यूट्रल हुआ करता था वो किसी दूसरे आयन के चक्कर में आकर के पोलर हो गया, उससे अट्रैक्ट हो रहा है, इसे पोलराइजेशन बोलते हैं। अब इस पोलराइजेशन की वजह से जरा बताओ, मान लो ये मार्कर मैं किसी के पास तक पहुंचाना चाहता हूं, ठीक है? आप में से किसी के पास तक मैं इस मार्कर को पहुंचाना चाहता हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके और हमारे बीच में डिस्टेंस कम होती तो क्या फेंकने की ज़रूरत थी, या मैं बस ऐसे सिंपली पकड़ा देता?
तो जब मैं सिंपली पकड़ाता ऐसे तो आप उसे बोलते हैं शेयरिंग हुआ है, और अगर दूरियां ज़्यादा हैं तो ट्रांसफ़र हुआ होगा। तो शेयरिंग से होने वाला बॉन्ड और ट्रांसफ़र से बनने वाला बॉन्ड, पहले इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा था तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा था। अभी क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कम हो गया तो क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, नहीं, क्या होगा, शेयरिंग होगा। और इस शेयरिंग से बनने वाले बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड। जो पहले आयनिक बॉन्ड हुआ करता था अभी उसके अंदर थोड़ी सी कैरेक्टर किसका आ गया, कोवैलेंट कैरेक्टर। किसकी वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज के इस एनायन के पास आने की वजह से। इस पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी जितना ज़्यादा होगा वो इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, और इस पोलराइजेशन की वजह से आयनिक कैरेक्टर के अंदर थोड़ा सा बदलाव होगा और वो कोवैलेंट कैरेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है? ये बताओ क्या है पॉजिटिव चार्ज, कैटायन। कैटायन पोलर कर रहा है, क्या कर रहा है, ये पोलर कर रहा है। तो क्या उसके पास एक पावर है पोलर करने की, तो उसे क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। क्या बोलेंगे, पोलराइजिंग पावर। अब बताओ पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन किस बात पे डिपेंड करेगा, कैटायन के चार्ज डेंसिटी पर, हाँ या ना। जितना ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगा कैटायन के पास उतना ज़्यादा पोलर करने की पावर होगी, और जितना ज़्यादा पोलर करने की पावर है, चार्ज डेंसिटी किस बात पे डिपेंड करता है, साइज पर। साइज अगर छोटा हुआ तो चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यानी कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन। अब दूसरी बात, ये क्या है, एनायन है ना। अब एनायन के अंदर एक एबिलिटी है पोलर होने की। अब अगर एनायन के पास एबिलिटी है पोलर होने की, वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, सोचो जरा। अगर इसका साइज छोटा होता तो अपने ही न्यूक्लियस से इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता, किसी और के प्रभाव में नहीं आता। लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, दूरियां बढ़ने से प्यार कम हो जाता है, और फिर किसी और का प्यार उसको अपनी तरफ खींच लेता है। यही तो होता है। इस न्यूक्लियस से इस इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर डिस्टेंस ज़्यादा हुई तभी तो वो इलेक्ट्रॉन अपने के बजाय किसी और से पोलर हुआ है ना, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पोलराइजिबिलिटी है वो किस बात पे डिपेंड करता है, एनायन का साइज छोटा होने पर या बड़ा होने पर, बड़ा होने पर। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता पोलराइजिबिलिटी ऑफ एनायन, क्या है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एन आयन, हाँ या ना। तो ये होगा साइज ऑफ एन आयन। फिर से देखना बेटा, किसी भी एनायन का साइज जितना ज़्यादा बड़ा होगा वो उतना ही आसानी से पोलर होगा। किसी भी कैटायन का साइज जितना ज़्यादा छोटा होगा उतने उसके पास उतना ही ज़्यादा पोलर करने की पावर होगी। जितनी ज़्यादा पोलराइजिबिलिटी, जितना ज़्यादा पोलराइजिंग पावर, उतना ज़्यादा पोलराइजेशन, और जितना ज़्यादा पोलराइजेशन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो मैं फिर से यहाँ पे एक ही जगह पे सारे पॉइंट लिख देता हूँ। कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू polarization. This is polarization is directly proportional to size of anion, size of an ion, and inversely proportional to size of cation. अब एक बार फिर से बताओ, क्या हमने आपको आयनिक कैरेक्टर पढ़ाया था बेटा? आयनिक कैरेक्टर बताओ साइज ऑफ एनायन की डायरेक्टली था या इनवर्सली था? इनवर्सली था। तो कोवेलेंट कैरेक्टर उसका, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर एक दूसरे के इनवर्सली हो गया, यानी कि जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो मैं फाइनली ऐसे लिख सकता हूँ, आयनिक कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट कैरेक्टर। तो बस आपको क्या करना है बेटा, आयनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर के बीच में रिलेशन जानना है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे कि मैंने आपको दिया NaCl, सॉरी NaF, NaCl, NaBr और NaI, मैं बस आयनिक कैरेक्टर पूछूं, बताओ आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा किसका होगा? NaF का, यही ना, फिर NaCl, फिर NaBr और फिर NaI।
तो अगर आयनिक कैरेक्टर ये है तो कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बताओ बेटा। उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaF का सबसे कम, NaCl का उससे ज़्यादा, NaBr का उससे ज़्यादा और NaI का उससे ज़्यादा। पहला सवाल ये था। एक और सवाल पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। अगर मैं आपसे ऐसे कहूँ कि NaCl, MgCl2, AlCl3, मैं चाहता हूँ कि आप इसमें पहले आयनिक कैरेक्टर बताएं और फिर कोवैलेंट कैरेक्टर बताएं। आयनिक कैरेक्टर बताओ बेटा, किसका ज़्यादा होगा, NaCl का, और फिर MgCl2 और फिर AlCl3। अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था। तो कोवैलेंट कैरेक्टर उल्टा हो जाएगा, NaCl का कोवैलेंट कैरेक्टर सबसे कम, MgCl2 का उससे ज़्यादा और AlCl3 का उससे ज़्यादा। क्या ये बात क्लियर हो गई? ये है आपका फजान रूल। फजान रूल कहता है कि दुनिया में कोई भी बॉन्ड पूरी तरीके से आयनिक नहीं हो सकता, उसके अंदर थोड़ा सा कोवैलेंट कैरेक्टर होगा। क्यों? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होंगे, ये बात फिक्स है। क्या कोई दिक्कत? यहीं पे हमारे इस चैप्टर का एक पार्ट कंप्लीट हुआ जिसे आप लोग बॉन्ड बोलते हैं। 3 बॉन्ड हमने अभी भी पढ़ा, कौन कौन सा? कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। हम लोगों ने लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीख लिए, हम लोगों ने फॉर्मल चार्ज सीख लिया, हम लोगों ने उसे बनाना सीख लिया, लैटिस एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी सीख लिया, कोई भी आयनिक कंपाउंड किसी वाटर में डिजॉल्व कैसे होता है ये सीखा, आयनिक मोबिलिटी कितनी ज़्यादा होती है ये सीखा, हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा कब होगी ये सीखा, और कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा होती है ये भी सीखा। फिर हमने सीखा आखिरी में आयनिक और कोवैलेंट कैरेक्टर के बारे में कि कोई भी बॉन्ड ना तो पूरी तरह से आयनिक होता है ना ही पूरी तरह से कोवैलेंट होता है, उसके बीच का जो रिलेशन है आपके सामने है। कोवैलेंट कैरेक्टर देखना है तो कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए और आयनिक कैरेक्टर देखना है तो कैटायन का साइज बड़ा होना चाहिए। बस इतनी सी बात आपको पता होना चाहिए। और इसी के साथ आज का लेक्चर ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे बॉन्ड पैरामीटर के बारे में। कोई दिक्कत है किसी को? आज जो भी पढ़ाया है उसमें कोई प्रॉब्लम? आप इसे घर जाएंगे, रिवाइज करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो उसको सर्कल करके लेके नेक्स्ट क्लास में आएंगे, मैं उसको डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।